और अकरम भाई भाई थे। आयुब का हलवे पराठे का ठेला था। अकरम वैसे तो कोई काम नहीं करता था, पर फिर भी जुगाड़ करके पैसे कमा लिया करता था। ये लो भाभी जान, बाजार गया था तो आपके लिए नया सूट ले आया। सूट तो बहुत अच्छा है, महंगा होगा ना? पर भाईजान, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये सब आप मत पूछिए, अल्लाह मियाँ की रहमत है। मैं तो जिंदगी में जुगाड़ ढूंढता हूँ, जुगाड़, और मैं बहुत जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। तभी अयूब घर पहुँचा। जुगाड़ से तू भले ही अमीर बन जाएगा, पर उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भाईजान, आप हमेशा यही सब बोलते हैं, क्या मिल जाता है आपको इतनी ईमानदारी करके? मुझे तो जल्दी अमीर बनना है। अकरम अक्सर ऐसी बातें करके अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। आयुब की सोच सही थी, पर उसको जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। आयुब बहुत ईमानदार था। वो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद कर ही हलवा पराठा बनाता था। अरे भाई अयूब, इतना सस्ता मैदा, रवा, रंग और तेल लोगे तो तुम्हारा मुनाफा बढ़ जाएगा ना। क्यों बेवजह महंगे सामान खरीद कर अपना नुकसान करते हो? क्योंकि मेरे ग्राहकों की सेहत मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मैं ईमानदारी से धंधा करना पसंद करता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, लो अपना महंगा वाला सामान। आयुब कभी भी मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था, उसे लोगों की फिक्र थी। आयुब का हलवा पराठे का ठेला बाजार के बीचों बीच था, इसलिए अक्सर लोगों की भीड़ आयुब के ठेले पर लग जाती थी। अंकल, मुझे 1 प्लेट पार्सल देना। मुझे पाव किलो पार्सल देना। आयुब बारी बारी से सबको हलवा पराठा दिया करता था। लोगों को उसके हलवे पराठे का स्वाद बहुत पसंद था। ये लो फातिमा, इस महीने का मुनाफा। ये तो पिछले महीने से भी कम है। हाँ, वो इस महीने तेल का दाम बढ़ गया है ना, तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने हलवे पराठे का दाम बढ़ा दीजिए ना। नहीं फातिमा, अगर मैंने दाम बढ़ाए तो ज्यादा लोग हलवा पराठा खरीद नहीं पाएंगे। पर ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं। अकरम ये सब सुन रहा था। भाईजान, आप कब समझोगे कि पहले आपको अपना भला सोचना चाहिए? मैं तो ये कभी नहीं सीखूंगा, पर कम से कम तुम तो मेरी तरह अच्छाई सीख लो। नहीं नहीं भाईजान, आप अपने तरीके इस्तेमाल कीजिए और मैं अपने। मुझे तो बहुत जल्दी अमीर बनना है जुगाड़ से। बस उम्मीद है कि तेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। दोनों भाइयों की सोच अलग थी। एक सिर्फ अपना भला सोचता था, तो एक दूसरों का। कुछ दिनों बाद फातिमा को एक फोन आया और वो रोने लगी। क्या हुआ फातिमा? भाभी, बात क्या है? आपकी चाची जिंदा नहीं रही। या अल्लाह, उन्हें जन्नत अता फरमा। हमें तुरंत निकलना होगा। अरे अकरम, क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरा ठेला चला सकता है? ठीक है भाईजान, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। आपका ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, महंगे वाले सामान ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। ठीक है भाईजान, याद रखूंगा। आयुब अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव के लिए निकल गया। यहाँ अकरम ने हलवा पराठे का ठेला खोला। भाईजान, आधा किलो पैक कर दो। जी आपा। भाई, वो दूसरे वाले भाई कहाँ गए? अयूब भाई गांव गए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। ठीक है, आप आधा किलो हलवा पराठा पैक कर दीजिए। ठीक है भाई। अकरम हलवा पराठा बना बना कर बेच रहा था। ऐसे ही रोज अकरम ठेले पर हलवा पराठा बेच रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा खत्म हो रहा है। कल सुबह सुबह आने से पहले सामान खरीदने होंगे। शाम तक लगभग उसका सारा सामान खत्म हो चुका था। अगली सुबह अकरम होलसेल की दुकान पर पहुंचा। 15 लीटर तेल का डिब्बा दे दो भाई। 200 रुपए लीटर वाला दूं या 100 रुपए लीटर वाला? दाम में इतना फर्क क्यों है? अच्छी क्वालिटी महंगे ब्रांड 200 रुपए लीटर है और सादा खुला तेल 100 रुपए लीटर। अकरम हमेशा पैसों का ही सोचता था। उसने बिना ज्यादा सोचे सस्ता वाला दे दो। वैसे भी मुझे कौन सा इससे घर का खाना बनाना है। ये लो भाई। कुछ और चाहिए क्या भाई? रवा 10 किलो, मैदा 10 किलो और कलर की बड़ी डिब्बी और चीनी 10 किलो। सब सस्ता वाला दे दो ना? हाँ हाँ। अकरम ने सस्ता वाला सामान खरीद लिया। रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला।
और ग्राहकों की भीड़ लग गई। मुझे 1 किलो हलवा पराठा चाहिए, हलवा ज्यादा डालना भाई। मुझे पाव किलो देना। जी। अकरम सभी को हलवा पराठा देने लगा। आज वो खुश था क्योंकि उसका मुनाफा बढ़ गया था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भाईजान भी मेरी तरह ज्यादा पैसे कमाना सीख जाए। पता नहीं उन्हें ईमानदारी करके क्या मिलेगा। अगले कुछ दिनों तक अकरम सस्ते वाले सामानों का हलवा पराठा बनाकर बेचता रहा। फिर अचानक उसके ठेले पर गर्दी कम हो गई। 2 औरतें उसके ठेले पर आई। आधा किलो हलवा पराठा देना। पता है कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो ये लंबी लाइन लगी थी। क्यों? पता नहीं, सभी लोगों के पेट में दर्द था। डॉक्टर बोल रहे थे कि शायद फूड पॉइजनिंग हुआ है। ना जाने सबने मिलकर क्या खाया था। ये सुनकर अकरम थोड़ा परेशान हो गया। वो कई दिनों से सस्ते सामान इस्तेमाल कर रहा था। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ हो तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। या अल्लाह। वो असमंजस में था। उसे डर लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग उसी की वजह से ना फैला हो। उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया। भाईजान, मुझसे गलती हो गई। क्या? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ते वाले सामान खरीदे। और भाईजान, शायद मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाईजान, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुझे मना किया था ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम लोग बीमार हो गए। मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले वो सारे सामान फेंक दे और ऊपर वाले से दुआ कर कि सब ठीक हो जाए। जी जी भाईजान। अकरम ने सारा सामान फेंक दिया। उसे पछतावा हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को नुकसान हो। मेरे थोड़े से लालच की वजह से लोग बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी लालच नहीं करूंगा, ना ही जुगाड़ ढूंढूंगा। अकरम की सोच ही बदल गई। अब उसे पछतावा हो रहा था। हमेशा जल्दी पैसे कमाने की सोच रखने वाला अकरम अब लोगों की अच्छी सेहत के लिए दुआ मांग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उम्मीद है फूड पॉइजनिंग के मरीज जल्द ही ठीक हो जाए। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है। तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए। आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इल्लीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है। उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया
ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ न कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा। प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के दोपहर का समय था। ढाबे में कुछ ग्राहक बैठे थे। मोहन गुस्सैल स्वभाव का आदमी था जो हमेशा ग्राहकों से झगड़ता रहता था। उसकी पत्नी चंकी काउंटर के पीछे खड़ी थी और नौकर लल्लन ग्राहकों को खाना परोस रहा था। अरे मोहन भाई, दाल में नमक कम लग रहा है। अबे यहाँ खाना खाने आए हो या जांच करने? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ।
भाई पैसे देकर खाना खा रहे हैं, थोड़ा ठीक से बना दिया करो। तेरे बाप का होटल है क्या? नहीं पसंद है तो मत खाना। ग्राहकों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग खाना छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसे सबको भगाते रहोगे तो ढाबा कब तक चलेगा? तू बीच में मत पड़, मैं जानता हूँ कि बिजनेस कैसे करना है। शाम का समय था। मुखिया भोला प्रसाद घर के बाहर खड़े थे। अम्बा देवी, जो कि मोहन की दादी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। अम्बा देवी, मोहन के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं। आज तो उसने मुझे भी डांट दिया। जानती हूँ, पर वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मोहन अंदर से सुन रहा होता है और बाहर आ जाता है। मुखिया जी, आपको कोई और काम नहीं बचा क्या? हर बार मेरी शिकायत लेकर चले आते हो। बेटा, ये तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा और इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत की फिक्र मुझे नहीं है। पेट भरने के लिए ढाबा चला रहा हूँ। अब जाइए यहाँ से। मुखिया जी गुस्से में चले जाते हैं। अम्बा देवी मोहन की ओर देखती है और कहती है, बेटा, जुबान से कमाओगे या झगड़े से? दादी, आप भी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। रात के समय मोहन और चंकी चारपाई पर बैठे थे। सुनिए, आप दिन भर ढाबे में लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में छुपा हुआ है। क्या मतलब? आपके दादाजी ने एक तिजोरी में बहुत सारा सोना चांदी रखा था। दादी उसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। अरे, तो फिर दादी से मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से दे देंगी? उन्हें लगता है कि हम खर्च कर देंगे। मोहन सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह मोहन गुस्से में दादी के पास पहुंचता है। दादी, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों? उसमें दादाजी का खजाना रखा है, जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूं? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे। दूसरों का खजाना क्यों लेना चाहते हो? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बस खुद के लिए बचा कर रखा है। मोहन गुस्से में चला जाता है। दादी उसे देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर का समय था। जमींदार बलदेव सिंह अपने 2 कारिंदों के साथ मोहन के घर पर आता है। अम्बा देवी, मोहन ने घर गिरवी रख दिया है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। घर गिरवी? ये नहीं हो सकता। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मोहन को देख लूंगा। दादी घबराकर मोहन को बुलाती है। मोहन, ये क्या कर दिया तूने? दादी, इस घर को बचाने का बस अब एक ही तरीका है। तिजोरी की चाबी दे दो। दादी गहरी सांस लेती हैं और तिजोरी खोलने के लिए कमरे में जाती हैं। दादी तिजोरी खोलती हैं। मोहन और चंकी ध्यान से देखते हैं। अंदर सिर्फ पुराने कागजात होते हैं। ये क्या मजाक है? इसमें तो सिर्फ कागज है। यही तुम्हारे दादाजी का खजाना है। मोहन गुस्से में कागजों को पलटता है और एक कागज पर नजर पड़ती है। भरता समोसा रेसिपी। हाँ, ये क्या है? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये किसी भी खजाने से कम नहीं है। मोहन गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। मोहन गुस्से में चारपाई पर बैठ जाता है। रेसिपी का कागज उसके हाथ में था। चंकी पास थी, लेकिन वो भी परेशान थी। ये क्या मजाक है? मैंने तिजोरी में सोने चांदी की उम्मीद की थी और इसमें सिर्फ एक समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? और क्या करूं? भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक बार बनाकर देख लो, शायद ये सच में काम करे। मोहन रेसिपी का कागज फेंक देता है। चंकी उठकर चली जाती है। रात भर मोहन बेचैनी से करवटें बदलता रहता है। मोहन खाली बैठे हुए था। कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। वो भूख से परेशान होकर रेसिपी को उठाकर पढ़ता है। अगर दादी कह रही थी कि ये किसी खजाने से कम नहीं, तो एक बार आजमा ही लेता हूँ। वो उठकर ढाबे के अंदर जाता है और बैंगन का भरता बनाने लगता है।
चंकी उसे चुपचाप देख रही होती है। तुम सच में बना रहे हो? हाँ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर खराब बना तो सब हंसेंगे। मोहन ने समोसे बनाए, लेकिन उनका स्वाद कुछ खास नहीं था। मोहन निराश होकर दादी के पास जाता है। दादी, आप कहती थी कि ये रेसिपी किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन मेरे बनाए समोसे अच्छे नहीं बने। खजाना मेहनत करने वालों को ही मिलता है, सिर्फ रेसिपी पढ़ने से कोई लज्जत नहीं आ जाती। दादी उठकर रसोई में जाती हैं और मसालों का सही मिश्रण बनाकर मोहन को दिखाती हैं। समोसा सिर्फ आटे और भरावन का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। तो अब मुझे फिर से बनाना होगा? बिल्कुल, लेकिन इस बार दिल से बनाना। मोहन दोबारा समोसे बनाता है और इस बार स्वाद लाजवाब आता है। मोहन पहली बार अपने ग्राहकों को नए समोसे परोसता है। अरे, ये समोसा तो कमाल का है, इसमें आलू नहीं है। वाह, ऐसा समोसा तो कभी खाया ही नहीं। धीरे धीरे गांव में भरता समोसे की चर्चा होने लगती है। मोहन अपनी चारपाई पर बैठा कुछ सोच रहा था। दादी पास आती है। अब समझ आया कि असली खजाना क्या होता है। हाँ दादी, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। अब मैं सच में अपनी गलती सुधारूंगा। दादी गर्व से मोहन को देखती है। मोहन अब पूरी लगन से अपने ढाबे को फिर से खड़ा करने का मन बना चुका था। कुछ दिन बाद ढाबा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। लकड़ी की पुरानी बेंचों की जगह साफ सुथरी चौकियां आ गई थी। मोहन काउंटर पर खड़ा था और चंकी ऑर्डर संभाल रही थी। अरे मोहन, ये भरता समोसा तो कमाल का है। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। भाई, अब तेरे समोसे की महक पूरे इलाके में फैल गई है। इतने में गांव का जमींदार बलदेव सिंह आता है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। क्यों रे मोहन, आजकल बहुत चर्चे में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेहनत रंग लाई है। चल, एक समोसा मुझे भी खिला। मोहन खुद ताजा भरता समोसा तलता है और जमींदार के सामने रखता है। बलदेव सिंह पहला निवाला लेते ही चौंक जाता है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब आप अपना कर्ज मुझसे वसूल सकते हैं। मैं हर महीने आपको पैसे दे दूंगा। अरे, अब कर्ज की क्या चिंता। जब तेरा समोसा इतना बढ़िया बिक रहा है तो पैसा तो अपने आप आता रहेगा। गांव वाले ताली बजाते हैं और ढाबे में खुशी का माहौल बन जाता है। मोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आपने सही कहा था। असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। अम्बा देवी भावुक होकर, आज मुझे अपने पोते पर गर्व हो रहा है। चंकी भी पास आती है। अब तो हमें भी शहर में एक और ढाबा खोल लेना चाहिए। सब हंसने लगते हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। मोहन अपने ढाबे के बाहर खड़ा था। एक बड़ा सा नया बोर्ड लगाया जा रहा था जिस पर लिखा था, भरता समोसा ढाबा। मोहन की जय हो, भरता समोसा जिंदाबाद। मोहन गर्व से अपने ढाबे को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल इंसान बना दिया। शिमरानगढ़ नाम का एक गांव था, जहां पर समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने में व्यस्त हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है और लोग तो मुझे तुम्हारी दुकान पर भी नहीं दिखते हैं। तो लोग गए कहाँ? शायद तुम्हारे समोसे खाने से उनका पेट दर्द करने लगा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की महिला गांव में प्रवेश करती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन दोनों के रास्ते फिर से टकराते हैं। भाई सुयोग,
तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में ही इतना नीचे कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की महिला इस गांव में आई है और उसने कोई नया खाने का व्यंजन बेचना शुरू किया है। चलो फिर जाकर देखकर आते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे व्यंजन को बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही हैं? इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ और जब से मैंने दुकान खोली है सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नई हो इस गांव में, ये मोमोज की दुकान गांव में बंद कर दो। तुम्हारे मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सही कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूंगी। तुम दोनों को जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने। समीर और सुयोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों को भी शहर से कुछ सीख कर आना पड़ेगा। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वे जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है, सुयोग, नीचे आ जाओ। देखो, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। वो देखता है कि गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे, तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई साधारण आलू नहीं है, ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक आलू मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है, मुझे मेरी पानी पूरी दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा। मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ईर्ष्या है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों गांव में सबसे अच्छा और प्रसिद्ध समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वो अपनी दुकान पर लौटते हैं तब उन्हें वहाँ पर समीर और सुयोग की दुकान के बीचों बीच एक आलू का पेड़ नजर आता है। ये आलू पेड़ पर कैसे उग रहे हैं? हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का पेड़ है। चलो, इसमें से आलू तोड़ लो। मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है तब दोनों अपने समोसा पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं।
दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खा कर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जरा एक प्लेट खिलाना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को एक प्लेट समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है, उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई और 2 प्लेट देना और 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग की पानी पूरी की बातें होने लगती हैं और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया? मेरे दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है। किसी को मोमोज खाना ही नहीं है, सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना अजीब है। पूनम खुद से बातें करने में लगी थी। तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी? मोमोज नहीं बिक रहे, इसीलिए तो परेशान नहीं हैं। मैं परेशान क्यों ना हूँ? इतनी मेहनत करके शहर जाकर मैं मोमोज बनाना सीख कर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है? मुझे बताओ। और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मगर आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को गांव से हटाने की योजना बनाने लगता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आते हैं। देखिए, मैं इसी पेड़ की बात कर रहा था। यही वो पेड़ है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी पेड़ के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का किसी तरह का जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी पेड़ कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है, समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि पेड़ आधा कटा हुआ है। और जैसे ही सूरज की किरण उस पेड़ पर पड़ती है, पेड़ वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये पेड़ अपने आप ही ठीक हो गया। मगर इस पेड़ को काटा किसने था? वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस पेड़ के पास आते हैं। अरे, ये पेड़ तो हमने कल आधा काटा था, ये ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे पूरा काटना पड़ेगा। आप चिंतित ना होइए पूनम जी, मेरे पास दूसरी योजना भी है। हम इस पेड़ को आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पूनम और सूरज एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज पेड़ को जलाने वाला होता है, पेड़ की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर समा लेती हैं। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहां आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर अब 3 पेड़ हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही पेड़ था, अब 3 हो गए।
तारा सिंह अपने गांव में ठेले पर आलू पराठे बेचा करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध डालडा घी के पराठे खाइए। मीरगंज का आलू है, किशनगंज का आटा, स्वाद लेकर देखिए तारा का पराठा। तारा के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तारा और श्वेता आलू पराठों को बेचकर ही काफी अच्छी कमाई कर लेते थे। उनकी बेटी मीना गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रात को जब तारा का परिवार सो रहा था तो अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तारा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई आकाश खड़ा है। क्या हुआ आकाश, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तारा भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप 1500 रुपए देकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अभी तुम पैसे लौटाने की नहीं बल्कि अपनी बीवी के स्वास्थ्य की चिंता करो। तारा का चचेरा भाई आकाश तारा से बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने भी हमेशा उसी के पास आता था। डॉक्टर के घर जाते ही आकाश अपना गुस्सा अपनी पत्नी माधुरी पर उतारने लगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर उस घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना होती तो मुझे आज तारा के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो जरा भी घमंडी नहीं है। और आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे उनसे पैसे मांगने जाते ही नहीं। तारा भैया ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने उनके पैसे आज तक लौटाए भी नहीं। फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी का सम्मान करना चाहिए। वो मुंह से भले ही कुछ न कहता हो, लेकिन अपनी अमीरी के दिखावे से तो हमारी बेइज्जती करता ही है ना। वो अमीर हैं, लेकिन वो अमीरी का दिखावा करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम गरीब हो इसीलिए उनकी अमीरी तुम्हें चिढ़ाती है। तुम मेहनत से किसी एक जगह पर काम क्यों नहीं करते? अगर भगवान चाहेंगे तो तुम भी किसी दिन अमीर बन जाओगे। आकाश जहाँ भी नौकरी करता वहाँ चिड़चिड़ा रहता। वो मन से कभी काम नहीं करता था। वो कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता। एक दिन आकाश मुंह लटकाकर घर पहुँचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है आज फिर तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ। वो तुम्हें अपने आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कोई काम दे देंगे। तारा मुझे काम पर कभी नहीं रखेगा। तुम एक बार उनके पास जाओ तो सही। आकाश तारा के पास पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। अगर भूख लग रही हो तो आलू के पराठे खा लो, तुम्हारी भाभी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। मेरी नौकरी छूट गई है, इसीलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? ठेले का काम तो मैं और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े रहना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो ग्राहक आराम से बैठकर पराठों का मजा ले सकेंगे। उस दिन आकाश बहुत गुस्से में घर पहुंचा। क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरी वजह से अब वो तारा और अमीर बनेगा। मेरे वहाँ जाते ही उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। तो इसमें बुरा क्या है? आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत बताओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा आकाश को रोजाना 500 रुपए देता था, लेकिन आकाश की नजर तारा की कमाई पर रहती। खुद तो इसने नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए थमा देता है। मेहनत सब मैं करता हूँ और गुलाब जामुन ये दोनों खाते हैं। कुछ करना पड़ेगा। तारा के रेस्टोरेंट में मंगल सिंह नाम का एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक आता है। वो तारा का पुराना ग्राहक था। आओ आओ मंगल भाई, बैठो, मैं अभी आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ। अरे आकाश, जरा मंगल भाई के लिए एक प्लेट लगा दो। आकाश ने चुपके से मंगल सिंह के पराठों में नॉनवेज के कुछ टुकड़े डाल दिए। मंगल ने पराठे खाए तो उसे पता चल गया कि पराठों में नॉनवेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉनवेज कैसे आ गया? मंगल सिंह के साथ अमंगल? मुझे नहीं पता,
मैं तो सिर्फ पराठे ग्राहकों तक पहुंचाता हूँ। पराठे बनाने का काम तो तारा भैया और श्वेता भाभी करते हैं। क्या रे तारा, तूने पराठे में नॉनवेज मिलाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर तुझे गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का अमीर आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके तारा के परिवार को गांव से बाहर निकलवा दिया। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं गांव में अपने आलू पराठे बेचूंगा और खूब धन कमाऊंगा। आकाश ने गांव में आलू पराठों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उधर तारा, श्वेता और उनकी बेटी जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगी। रो मत श्वेता, आज हमारे भाग्य में दुख लिखा है, कल सुख भी आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई काम धंधा शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बेच चुके। हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम किसी गांव में नहीं पहुंच जाते। तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम भटक गए हैं। अचानक उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों पानी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारा ने नदी का पानी पिया और पराठा खाकर देखा। ये तो चमत्कार हो गया, नदी का पानी ठंडा है और पराठे गरम। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है ये नदी सबसे पहले हमने ही खोजी है। हमारे पास धंधा शुरू करने के लिए लागत नहीं है। अगर हम इन्हीं पराठों को बेच पाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक कहा, अब हमें बस एक गांव की तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वे बेसनपुर नाम के एक गांव में पहुंच गए। शुरुआत में उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे ही पराठों की नदी पर चला जाता और ढेर सारे पराठे ले आता। फिर वो उन्हें गांव में बेचता। नदी के पराठों की विशेषता ये थी कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। धीरे धीरे तारा की आर्थिक हालत सुधरती गई और उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी अब गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बेच बेच कर मोटरसाइकिल खरीद ली थी। आज गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तारा और श्वेता बेसनपुर गांव में हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन गरीबों को अपनी मोटरसाइकिल दिखाकर चिढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश बेसनपुर गांव पहुंचा। उसने एक आदमी से पूछा, सुनो भाई, यहाँ तारा का घर कौन सा है? तारा आलू पराठे वाले का घर वो सामने है। आकाश ने जब देखा कि तारा बड़े मकान में रह रहा है तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वो तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, इतने सालों बाद तुम मिलने आए। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भाई, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम घर के आदमी हो इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल हमें एक आलू पराठों की नदी मिल गई है। उस नदी से मैं पराठे यहाँ गांव में ले आता हूँ और गांव में मैंने 4 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वो नदी दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। तारा आकाश को पराठों की नदी पर ले गया। ये तो सच में चमत्कार है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नदी के पराठे कितने दिन भी रखे रहें खराब नहीं होते। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर अपने गांव में बेच सकते हो। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तारा भाई से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। तारा को आलू पराठों की जादुई नदी मिल गई। मैंने यहाँ पागलों की तरह मेहनत की और लागत लगाकर थोड़ा प्रॉफिट कमाया। उधर तारा ने तो कोई मेहनत नहीं की और बिना लागत के सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया। इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी उस नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें वहाँ से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं तो मैं 10 खोलूंगा। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी खोलूंगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठों की सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास पहुंचकर बोला, तारा भैया, मैं पराठों की नदी में एक बांध बनाऊंगा। बहती हुई नदी में सारे पराठे बह जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है।
मैं बांध बनाकर पानी रोक दूंगा और ढेर सारे पराठे इकट्ठे कर लूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी का पानी स्वाभाविक रूप से बहता रहे तभी अच्छा है। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बांध बनाऊंगा। आकाश ने तारा की एक नहीं सुनी और उसने नदी पर एक हैवी डैम बना दिया। आकाश पराठे इकट्ठे करने लगा। एक दिन जब आकाश नदी से पराठे इकट्ठे कर रहा था तो नदी का बांध बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी तो कहते हैं इंसान को थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है। तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए। आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इल्लीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है। उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना। इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू। मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ न कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है?
मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत। प्रवीण एक खिलाड़ी था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाया करता था और लंबी दौड़ करने के बाद वो अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस किया करता था और उसकी ये प्रैक्टिस लगभग 1 घंटे तक चलती रहती। फिर दौड़ते हुए वो घर आता था और आते ही उसकी माँ उसके लिए प्रोटीन शेक ले आती। ये ले बेटा, बहुत थक गया होगा ना, इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो तुम? करने दो भाग्यवान। ये जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना अपना खेल में माहिर बनेगा और तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। राइट पापा। बेटा, तू अपना डाइट फॉलो तो कर रहा है ना? हाँ पापा, डाइट भी और कड़ी प्रैक्टिस भी। बहुत अच्छे, ऐसे ही अपने खेल पर ध्यान देना। चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। प्रवीण के मम्मी पापा अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि वो एक दिन उससे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद मुकेश को हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर वो मुकेश की जान नहीं बचा पाए। पापा प्रवीण और मालती बेसहारा हो चुके थे। समय बीता और प्रवीण और मालती ने अपने आप को संभाल लिया। बेटा, वो तो नहीं रहे, पर तुझे उनका सपना जरूर पूरा करना है। तुझे एक बड़ा खिलाड़ी जरूर बनना है। हाँ माँ, पर माँ। तू घर की चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं काम करके पैसे कमा लूंगी। नहीं माँ, आप नहीं, मैं काम करूंगा।
लेकिन अगर तू काम करेगा तो तेरा खेल। माँ, मैं सुबह प्रैक्टिस करूंगा और फिर दिन में काम करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। पर तू क्या काम करेगा? आप पवन मामा से बात कीजिए, हो सकता है उनके ढाबे पर मेरे लायक कोई काम हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मालती ने अपने चचेरे भाई पवन को कॉल लगाया। हेलो। हाँ दीदी, बोलिए। पवन प्रवीण के लायक कोई काम हो तो बताना। दीदी, आप उसे कल ही ढाबे पर भेज दीजिए, यहाँ वो कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। ठीक है। मालती ने फोन कट कर दिया। बेटा, कल ही मामा जी के ढाबे पर चले जाना, वो तुम्हें काम सिखाएंगे। जी माँ। अगली सुबह प्रवीण ढाबे पर पहुंचा। वहाँ वो अपने मामा जी से मिला। दीदी कैसी हैं? अब माँ ठीक हैं। जीजा जी का जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। मामा जी, मैं माँ की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। अच्छी सोच है बेटा। मुझे तो कोई काम नहीं आता, आप अगर मुझे कोई काम सिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी मामा जी। बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू मेरा भांजा है, मैं तुझे काम भी सिखाऊंगा और पैसे भी दूंगा। चिंता मत कर बेटा। धन्यवाद मामा जी। पवन प्रवीण को ढाबे का काम समझाने लगा। फिलहाल तेरा काम है कस्टमर्स के ऑर्डर लेना और उन तक ऑर्डर पहुंचाना, और धीरे धीरे तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा। ठीक है मामा जी। प्रवीण उसी दिन से ढाबे पर काम करने लगा। क्या ऑर्डर है सर? 2 पराठे और 1 बटर चिकन। मेरे लिए 4 पराठे और दाल मखनी। जी सर। प्रवीण ढाबे में वेटर का काम करने लगा। वो खुश था कि एटलीस्ट उसे कोई काम तो मिला। पहले की तरह रोज सुबह 5 बजे लंबी दौड़ पर जाता और फिर अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस करता, और फिर घर लौटकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाया करता था। बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जा। लाओ माँ। प्रवीण हड़बड़ी में नाश्ता खाते खाते निकल जाया करता था। हे भगवान, मेरे बेटे का सपना जरूर पूरा करना। मालती हर वक्त भगवान से अपने बेटे की सफलता की दुआ मांगा करती थी। यहाँ ढाबे पे प्रवीण पराठे बनाना भी सीख रहा था। ये तो आसान है। आसान तो है। प्रवीण जल्द ही पराठा बनाना सीख गया। वाह बेटा, पराठा तो बिल्कुल सही लग रहा है। पवन प्रवीण की प्रगति देखकर खुश था। अब से बीच बीच में प्रवीण पराठे बनाया करता था। कुछ ही दिनों में वो पराठे बनाने में एक्सपर्ट हो गया। वाह प्रवीण, अब तो तू एक्सपर्ट बन गया। सब आपकी ही सीख है भैया। अच्छा है। प्रवीण के मामा जी भी ये देखकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन जब प्रवीण ढाबे में पहुंचा तो उसने देखा कि मामा जी बहुत परेशान हैं। क्या हुआ मामा जी? आज एक बावर्ची नहीं आया पराठे वाला। मामा जी, तो क्या हुआ? मैं पराठा बना दूंगा। आज छुट्टी का दिन है, कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। तू कस्टमर संभालेगा या पराठे बनाएगा? मैं दोनों करूंगा, आप देखते जाइए। प्रवीण को पता था उसे क्या करना है, पर उसके मामा जी चिंतित थे कि आज उनका दिन कैसा बीतेगा। खैर, दोपहर हो गई और ग्राहक आने लगे। जी सर, क्या लाऊं? मेरे लिए 4 पराठे और कढ़ाई पनीर, 3 पराठे और अंडा मसाला, मच्छी कड़ी और 4 पराठे। सारे ऑर्डर्स लेकर प्रवीण किचन में गया और पराठे बनाना शुरू कर दिया। उसने बड़े तवे पर पराठे सेकने डाले और फिर ये लीजिए सर, आपका कढ़ाई पनीर, आपका अंडा मसाला और आपकी मच्छी कढ़ी। अरे पर पराठे कहाँ हैं? अभी आ जाएंगे। प्रवीण वापस तवे के पास लौटा और वहाँ उसने तवे पर से पराठे निकाल के उसे सीधा कस्टमर्स की प्लेट में फेंका। ये देखकर कस्टमर हैरान हो गए और प्रवीण के लिए तालियां बजने लगी। ये तो फ्लाइंग पराठा है, वाह दोस्त। थैंक यू सर। फिर क्या था, प्रवीण तवे के पास खड़े रहकर ही पराठे फेंकने लगा। मामा जी भी बहुत खुश थे क्योंकि आज ग्राहक रोज से ज्यादा थे और कमाई भी ज्यादा थी। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे मशहूर हो गए। लोग लाइन लगाकर फ्लाइंग पराठा खाने आने लगे। मामा जी का मुनाफा बढ़ गया और उन्होंने प्रवीण की पगार भी बढ़ा दी।
प्रवीण के घर अब पैसों की कमी नहीं थी। ये लो माँ। जीता रहे बेटा। अब प्रवीण अपने खेल पर भी अच्छे से ध्यान दे पाता था। वो रोज प्रैक्टिस करता, डाइट फॉलो करता। ये ले तेरा प्रोटीन शेक और ये रहे तेरे सप्लीमेंट्स। थैंक यू माँ। भूलना मत, अगले हफ्ते तेरा कंपटीशन है। हाँ याद है। और फ्लाइंग पराठा फेंककर वो सेलिब्रिटी शेफ भी बन गया था। लोग उसके साथ फोटो लिया करते थे। वो फेमस भी हो चुका था, उसके पास पैसे भी थे और वो मशहूर भी था। डिस्कस थ्रो के स्टेट लेवल चैंपियन है प्रवीण शर्मा। और धीरे धीरे वो अपने पापा का अधूरा सपना पूरा कर रहा था। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे उसकी जिंदगी में नया मोड़ ले आए, ऐसा मोड़ जो सीधा उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। प्रवीण एक दिन बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनकर रहेगा। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी, पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं। उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जाजा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे।
मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।